हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी में। स्पेशली आज का जो लेक्चर है वो मेरे 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली 9th क्लास के वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक सिंध बोर्ड से है। तो आज मैं स्पेशली उन्हीं के लिए लेक्चर लेकर आया हूँ। और आज का जो लेक्चर है वो उनकी टेक्स्ट बुक जो कि सिंध टेक्स्ट बुक जाम शोरों की है, उसी में से आज हम पढ़ेंगे। मैंने उसकी कुछ स्क्रीनशॉट्स की स्लाइड बनाई है, तो मैं आज आपको डायरेक्ट उसी बुक में से पढ़ाऊँगा, तो ताकि आपसे फेमिलियर भी रहें। और मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर आपके लिए 2 से 3 शॉर्ट आंसर भी रखूँ, जो कि मैं अपने नोट्स के अंदर डाल दूँगा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे से। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे वो बेसिकली वो चैप्टर नंबर 3 है। बिना कोई टाइम ज़ाया करे हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है बेसिकली बायोडाइवर्सिटी, जो कि 9th क्लास की बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर आता है। तो इस बायोडाइवर्सिटी को जब हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर का बेसिकली हमें मतलब समझना पड़ेगा। क्या आया कि 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए क्या समझना ज़रूरी है एज अ बायोलॉजी। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। अच्छा, तो इधर कहता है जब हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो आपको पता है कि शुरू में जो कॉन्सेप्ट लिखे जाते हैं तो वो आते हैं। तो आज हम जो इधर से बात करेंगे उसकी 2 चीज़ों की बात करेंगे, डेफिनेशंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और दूसरा आइम एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। इन 3 चीज़ों की हम डिटेल में बात करेंगे। जितनी आपकी बुक ने बात करी उतनी ही, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो बस आज हम यही पढ़ेंगे। इसके अलावा हम कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए शॉर्ट आंसर अगर MCQs हो सके तो मैं डाल दूँगा इसमें, और आप वो आंसर शॉर्ट आंसर मैं नीचे लिस्ट डिस्क्रिप्शन में उसका PDF दे दूँगा और आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम बिना कोई टाइम ज़ाया किए। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि इधर कहता है कि बायोडाइवर्सिटी को जो इसने समझाने की कोशिश की है कि बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। अगर हम इस बायोस और डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि लिविंग थिंग्स, तो प्लांट्स भी हैं, बैक्टीरिया भी है, अल्जी भी है, सारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। तो इन सब की अब सारे अलग अलग हैं लेकिन सब लिविंग थिंग हैं। इन सब को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं, लाइफ के अलग अलग किस्म। तो इसको क्या बोला जाता है, वेरिएशंस बोला जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी का एक मतलब आपको पता चल गया है, वेरिएशन इन लिविंग थिंग्स। तो ये बात तो आपकी क्लियर हो गई। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी डील करती है सिर्फ वेरिएशन के अंदर, जो कि हम अमंग स्पीशीज़ के अंदर पाई जाती है। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से जो स्पीशीज़ होती हैं वो एग्जिस्ट करती है डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ के अंदर, और डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ के अंदर इट इज़ कंपेयर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और जो डिफरेंट, जैसे कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, कुछ लोग हैं जो चाइना में रहते हैं, कुछ लोग अफ्रीका में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि सब अलग अलग चेहरे से होते हैं, लेकिन सब क्या कहलाते हैं, ह्यूमन कहलाते हैं। तो उनकी स्पीशी क्या हो गई, ह्यूमंस हो गए। लेकिन ह्यूमंस के अंदर कितनी सारी मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन आती है, जिनको हम चाइनीज़ बोलते हैं, अफ्रीकन्स बोलते हैं, अरब्स बोलते हैं, पाकिस्तानीज़। तो हम एशियंस में आ जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो एशियंस में भी कितनी सारी डेफिनेशन आ गई है, आपको पता है। इसी तरीके से अब हम दूसरी बात करें प्लांट्स की, तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो डिफरेंट फल देते हैं। जैसे कि आम का दरख्त है वो आम देगा, स्ट्रॉबेरी का जो अपना पौधा है वो क्या देगा, सिर्फ स्ट्रॉबेरी देगा। तो ये बात तो समझने की कितनी सारी वेरिएशन है। इन्हीं वेरिएशन को स्टडी करने के लिए हम बायोडाइवर्सिटी को पढ़ना पड़ता है। तो जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या मिला, हमने डाइवर्सिटी को पढ़ा, हमें क्या मिला आज तक, हमें बहुत सारी चीज़ें डाइवर्सिटी ने दी। जैसे कि फाइबर्स, रस्सी वगैरह, और वो फाइबर जो हम डाइट में खाते हैं वो भी हमें बायोडाइवर्सिटी से मिले, प्लांट फाइबर हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हमें कलर्स, ऑयल, यानी कि जो ज़मीन में से जो तेल निकलता है वो भी हमें किस में से मिला, और कोयला भी ज़मीन में से निकलता है। वो कैसे निकलता है, जो दरख्त होते हैं वो गिरते हैं और फिर उनके ऊपर क्या आ जाती है, मिट्टी की लेयर्स आ जाती हैं, फिर उसको दबाते हैं हाई प्रेशर के अंदर, वो फिर वो कोयला बन जाता है। फिर हमें गैसेस भी ज़मीन से मिलती है, ऑयल भी ज़मीन से मिलता है, और हम जो क्रॉप्स उगाते हैं वो भी ज़मीन पर से उगाते हैं। तो ये सारी बायोडाइवर्सिटी में आती है। तो जब हम क्रॉप्स उगाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने क्या हासिल किया, फूड भी हासिल किया, हमने जीने के लिए ऑयल जिससे हमने अपनी व्हीकल्स भी चलाई वो भी हमने हासिल किया, और हमने ड्रग्स जो कि हमने प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स से
जिनको हमने ड्रग्स बनाने के लिए यूज़ किया, जिससे आज हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। यही पैराग्राफ पूरी वही बातें कर रहा है कि जिससे हमने मेडिसिन्स भी दिया, और जो 80% जो यूजेज होता है हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, वो क्या यूज़ करता है, वो जो मेडिसिन्स बनाता है वो इन्हीं बायोडाइवर्सिटी की प्रोडक्ट से मिलता है। हमें लकड़ी भी मिली, लकड़ी से आज घर बनाए जाते हैं, लकड़ी से आज हम बहुत सारे काम करते हैं, वो हमें पेड़ ने दी। तो इसी तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी से हासिल की। अब इस पैराग्राफ में तो हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले पैराग्राफ के अंदर, जिसके अंदर हम दिखाएंगे कि आई एम एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली एम एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे कि आया कि प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है और उसका मकसद क्या है। तो इस सिस्टम में कहता है द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नेसेसरी बिकॉज of the abundance of variety of life on earth there are currently around 1.5 billion species। ये कह रहा है कि तकरीबन दुनिया के अंदर 1.5 मिलियन स्पीशी हैं, जिनमें से जो अभी तक डिस्कवर हो चुकी है उनके साइंटिफिक नेमिंग हो चुकी है। ये बात तो आपको समझ में आई। इसी तरीके से और उनको क्लासीफाई भी कर चुके हैं। तो इतनी ज़्यादा स्पीशी, तकरीबन अगर हम 1.5 मिलियन की बात करते हैं तो ये तकरीबन कितने बनते हैं, 15 लाख स्पीशी। 15 लाख स्पीशी ऐसी है जिनको अब तक हम क्या कर चुके हैं, क्लासीफाई कर चुके हैं और क्लासिफिकेशन दे चुके हैं। अब 15 लाख स्पीशी को हम किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से कंपैरिजन करें, तो ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम आता है। इसी नतीजे पर पहुंचकर क्या किया गया, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट एक साथ बैठे, उन्होंने क्या किया, इन सब को, इन जितने भी स्पीशीज़ थी इन सब किस में क्लासीफाई कर दिया उन्होंने, ग्रुप्स में और ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म में, जिसको नाम दिया गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दिस इज़ अ फंडामेंटल एंड दिस इज़ अ फिनोमिनल। जब हम क्लासिफिकेशन की स्टडी की बात करते हैं और हम टैक्सोनॉमी ना पढ़ें तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान रखिएगा बोर्ड के अंदर हमेशा इसके MCQs आते हैं, जो कि 20 नंबर के MCQs होते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस क्या करते हैं, वो आपसे पूछ लेकर टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन डाल के उधर से टैक्सोनॉमी का वर्ड हटा देगा, ठीक है। तो फिर आपको उसका करेक्ट आंसर देना है। तो आपने अपनी बोर्ड्स की बहुत अच्छी तैयारी रखनी है। तो अब हम चलते हैं हमारे उस ही जहाँ पे हम समझेंगे कि टैक्सोनॉमी और उसकी अहमियत क्या थी, क्लासिफिकेशन क्यों लेकर आए। तो अब चलते हैं उसे समझने के लिए, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को क्लासीफाई करने के लिए। तो अब हम इधर समझेंगे कि क्लासिफिकेशन जो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। बेसिकली सम ऑर्गेनिज्म शेयर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक भी शेयर करते हैं और कैरेक्टर्स भी। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस एक जैसे स्ट्रक्चर के, किसी की हाइट लंबी होती है और किसी की हाइट छोटी होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वेरिएशंस होती हैं अमंग द स्पीशी। समझ रहे बात। जैसे कि हम ह्यूमन भी एक स्पेशी हैं जिनको साइंटिफिक नेम के अंदर होमोसेपियन कहा जाता है। या आप हमेशा याद रखिएगा कि ह्यूमंस को साइंटिफिक नेमिंग के अंदर क्या कहा जाता है, होमोसेपियन। अच्छा, इसको फिर एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिफिकेशन को हम क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं। इस मॉर्फोलॉजी का ताल्लुक हमारी ऊपर ही के स्ट्रक्चर से होता है। बेसिकली मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी विच डील द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे हम ह्यूमन है, हमारे पास 2 टांगे, 2 हाथ, 2 आँखें, नाक, माउथ के अंदर कितने दांत हैं, ठीक है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी सिर्फ ऊपर से स्टडी करने को हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसको मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैसे और कितने जानवर हैं जो इसकी जैसे मॉर्फोलॉजी रखते हैं, फिर उन सबको मिला दिया जाता है। फिर और दूसरा बेस आता है होमोलोगस के ऊपर। इसके ऊपर क्या होता है कि सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और क्या होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है। जैसे कि परिंदों के पास भी फीदर्स होते हैं, लेकिन वो क्या काम करते हैं, उड़ने का काम करते हैं। जो फीदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मॉर्फोलॉजिस्ट जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। उनके पास भी बॉन होती है लंबी सी, जिसमें आपको ग्रीन कलर की दिख रही होगी, ठीक है। और उनके पास ऐसे हाथ होते हैं, ठीक है, लेकिन वो काम क्या कर रहे होते हैं, उड़ने का काम कर रहे होते हैं। इसके बरक्स अगर ह्यूमन के हाथ देखिए, इधर आपको देख सकते हैं ह्यूमन के हाथ, और इधर आपको ग्रीन पैटर्न के अंदर सबसे शो हो रही है कि क्या चीज़ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर अवेलेबल होती है और क्या ह्यूमंस में अवेलेबल। तो इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस, ठीक है। होमो का मतलब होता है सेम, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि वो चीज़ जो सेम है उसकी स्टडी। बट
फंक्शनली डिफरेंट होगी। हम लोग खाने के लिए, उठाने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते हैं, परिंदे अपने हाथों का इस्तेमाल उड़ने के लिए करते हैं। बेट यानी कि चमगादड़ वो भी उड़ने के लिए करते हैं, और जो क्रोकोडाइल होगा वो चलने के लिए करते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है जो समझने के लिए क्या है, काफ़ी है। अब इस तरीके से हम बात करते हैं किस बेसिस के ऊपर, हम अब बात करते हैं किधर, किस बेसिस के ऊपर, एनालॉगस के ऊपर। अभी एनालॉगस क्या होता है, इसमें बात की जाती है कि स्ट्रक्चर जो होगा, जैसे कि अभी हमने बात की कि बेट, क्रोकोडाइल, ह्यूमंस, इन सब के स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट। लेकिन एनालॉगस के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन सेम होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि आप फीदर देख सकते हैं किसके, बटरफ्लाई के, ठीक है, वो भी उड़ते हैं, और आप फीदर देख सकते हैं बैट के, वो भी उड़ने का काम करते हैं, बट स्ट्रक्चरली आप बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, दोनों ही स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट होते हैं लेकिन फंक्शन के अंदर सेम होते हैं। इस बेसिस के ऊपर भी क्लासीफाई किया जाता है। जब इस बेसिस पे भी क्लासीफाई नहीं होता तो फिर उसे क्लासीफाई किन बेसिस के ऊपर किया जाता है, फिर उनको कॉम्प्लेक्स बेसिस के ऊपर क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि इधर समझाया गया है, जब इन बेसिस के ऊपर मार्फोलॉजिकल, होमोलॉगस और एनालॉगस के ऊपर क्लासीफाई नहीं होते, फिर हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाना पड़ता है। जैसे कि हमें साइटोलॉजी यानी कि सेल की स्टडी करनी पड़ती है। ये करके हमने बात की कि प्लांट्स की सेल में कुछ फ़र्क होता है, एनिमल के सेल में कुछ फ़र्क होता है, ये एक अलग टॉपिक है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जेनेटिक्स के ऊपर कि आया कि इन दोनों की जेनेटिक्स किस टाइप की, इनके अंदर डीएनए की क्या क्या सीक्वेंस है, इसके अंदर डीएनए का क्या सीक्वेंस है, डीएनए की मैचिंग की जाती है। फिर इसी तरीके से हम बात करते हैं कि इसके ऊपर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के, जेनेटिक्स किस तरीके से बना वो बाद मैंने आपको बता दी है। फिर हम बात करते हैं उनकी डेवलपमेंट पैटर्न। डेवलपमेंट पैटर्न से मतलब कि जब एक ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, उससे पैदा होने से पहले जितना भी उसकी मरहले पैदा होने से पहले जो क्रॉस करके आता है, उसकी डेवलपमेंट का पैटर्न क्या है, कि वो पैदा हुआ, उसने किस तरीके से बढ़ना शुरू किया, इन द कंपेरिजन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विच आर लुक लाइक अ सेम, जो उन जैसे दिखते हैं उनसे कंपेयर किया जाता है डेवलपमेंट की बेसिस के ऊपर कि किस तरीके से वो अपनी हैबिट को चेंज कर रहे हैं, किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं। अब इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन अगर सेम रहती है तो फिर क्लासीफाई किन बेसिस के ऊपर किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री की बेसिस पे। ऐसे किया जाता है कि जब बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो दिखने में भी सेम है, जेनेटिक्स में भी सेम है, बट अब उनका केमिकल तरीके से चेक किया जाएगा कि उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उनकी बॉडी में क्या क्या ऐसे केमिकल्स जो उनको हेल्प करते हैं उनकी ग्रोथ के अंदर। फिर उसके कंपेरिजन में दूसरे ऑर्गेनिज्म को रखा जाएगा जो उसके अंदर सेलुलर लेवल पे भी मिलता है, मॉर्फोलॉजिकल लेवल में भी मिलता है, जेनेटिक्स के लेवल पे भी मिलता है। अब उन दोनों का केमिकल के तरीके से चेक किया जाएगा कि केमिकल बेसिस दोनों की क्या है। केमिकल की तरफ से भी ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट हो सकता है, वो अलग हो जाए, तो इस तरीके से भी ग्रुपिंग की जाती है जब ऑर्गेनिज्म बहुत मुश्किल हो जाए क्लासीफाई करना। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन का तरीका है। तो ये बात तो मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से हम इन सबको कर लिया, अब ग्रुपिंग कैसे देंगे इसकी। ग्रुपिंग की स्टडी को हम बोलते हैं क्या, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम ग्रुपिंग की स्टडी को, और टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इस टैक्सोनॉमी को हम जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम एक पूरी आबादी को लेते हैं, फिर उस आबादी के अंदर हम क्या करते हैं, फाइलम बना देते हैं, यानी फाइलम से मुराद अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं। ठीक है, फिर उन ग्रुप्स के अंदर क्लास बना देते हैं। मैंने बोला एक स्कूल है, स्कूल को हम किंगडम तस्वुर करते हैं। इस स्कूल के अंदर हमने क्या बना दिया, सेक्शंस बना दिए। क्या बना दिए, सेक्शन बना दिए। अब हर सेक्शन के अंदर मैं बोला इधर 5 के बच्चे पढ़ेंगे, इधर 3rd तक बच्चे पढ़ेंगे, इधर 7 के बच्चे पढ़ेंगे, इधर 8 के बच्चे पढ़ेंगे। इसको हमने क्या बोल दिया, ऑर्डर बोल दिया। क्या बोल दिया, ऑर्डर बोल दिया। अब हम बोलेंगे कि इधर जो बच्चे हैं वो इधर क्लास ए के हैं, इधर क्लास बी के, तो ए और बी क्या कहलाएंगी, इधर फैमिली कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, फैमिली कहलाएंगी। फिर हम जब बी में जाएंगे तो हम बोलते हैं ये जीनस बी हो गई। ए में गए तो जीनस बी हो गई। तो अब हम उसमें से एक बच्चे को खड़ा करेंगे, उस बच्चे का नाम, जैसे कि मैं बोलूँ वो कौन सी क्लास का बच्चा, सेक्शन बी का बच्चा, तो सेक्शन बी के बच्चे को हम क्या बोलेंगे, बच्चे को हम बोलेंगे स्पीशीज। तो इसी तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं बहुत बड़ी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को। सबसे पहले फाइलम में करते हैं, फिर क्लास में करते हैं, फिर ऑर्डर में करते हैं, फिर फैमिली में करते हैं, और फिर जीनस में करते हैं, और फिर किस में करते हैं, स्पीशीज़ में। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं क्या लेकर आ जाऊँ, वो क्लासिफिकेशन लेकर आऊँ जिसके अंदर ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन की गई है। ह्यूमंस को सबसे पहले किस किंगडम में रखा गया, फिर उनकी क्लास क्या थी,
फिर सबसे पहले ह्यूमन का किंगडम क्या है, एनिमल्स है। फिर उनका फाइलम क्या है, फिर उनका ऑर्डर, फिर उनकी क्लास क्या है, फिर ऑर्डर क्या है, फिर फैमिली क्या है, और फिर उनका स्पीशी क्या है। ये सब आप उसमें देख सकते हैं इस कंटेंट के अंदर जो मैंने आपको दिखाया है। सिंपल सी बात है। तो अब हमने चलें क्लासिफिकेशन कर दिया, और एक लफ्ज़ है द हियरार्ची। टैक्सोनॉमी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। इस पैटर्न को, क्योंकि पैटर्न ऊपर से नीचे आता है, इसको बोला जाता है क्या, असेंडिंग ऑर्डर एंड फॉर्म ऑफ लेडर, क्योंकि सीढ़ियों की तरह बना हो। इस लेडर की सीक्वेंस को बोला जाता है हियरार्ची बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हियरार्ची बोला जाता है। उस पूरे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और जो लोग इसी क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिस्ट। ये बात तो आपको क्लियर हो गई, मुझे उम्मीद है। तो अब हमने ये सारी बातें समझी कि यार इतनी बड़ी आबादी में हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर लिया, क्यों किया, क्या मकसद था हमारा इसको क्लासीफाई करने का। अब इसको हम क्लासीफाई करने के लिए चलते हैं, उसके मकसद जानते हैं। सिर्फ 2 मकसद थे इसको क्लासीफाई करने के लिए, वो हम इधर समझते हैं। मकसद थे कि यार सबसे पहले बायोलॉजिस्ट ने बोला कि जो हमने इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको अलग अलग करना है, ताकि हम उसकी क्या करें, उसके अंदर हम फ़र्क कर सकें, यानी कि हम उसका फ़र्क को तयन कर सकें कि क्या चीज़ सेम है और क्या चीज़ सेम नहीं है दूसरी उनके दरमियान में। और दूसरा पॉइंट कहता है कि हम उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखें। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब है कि आज से 50 साल पहले ये ऑर्गेनिज्म कैसे थे और आज कैसे हैं। तो ये इवोल्यूशनरी स्टडी इज़ नॉट अ सिंपल स्टडी, इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी टेकिंग अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है स्टडी। तो इसलिए हमने क्या किया, ग्रुप किया। अब ग्रुपिंग से ये फ़ायदा हुआ, अब हम सिर्फ एक क्लास में एक स्पीशी को उठाते हैं। अब स्पीशी को उठा लिया हमने, स्पीशी की अगर हमने इवोल्यूशनरी चेक करना है तो हमें पता है क्लास कौन सी है, ऑर्डर कौन सा है, फैमिली कौन सी है, और इसकी फाइलम कौन सा, किंगडम कौन सा। तो इससे हमें क्या फ़ायदा बचा, इससे हमारा बहुत टाइम बचा। हमने बस अब हमने इसका सिर्फ इवोल्यूशनरी पैटर्न चेक करना और कुछ नहीं, ये मकसद था इसका। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो काइंडली यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने जैसे दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के, अपने बहन भाइयों के साथ। तो अब हम आपके लिए एक और लेक्चर इसी बायोडाइवर्सिटी में से लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप रहे हमारे चैनल के साथ, बायोलॉजी मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़।